वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बायो अर्थात जीव विज्ञान का सिलेबस है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिन हमने एक वीडियो उस पर डाला हुआ था सजीव जगत को लेकर के, आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा टॉपिक है समस्थैतिका अर्थात होम्योस्टैटिस्टिस किसे कहते हैं, होम्योस्टैटिस किसे कहा जाता है, इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं कि कैसे क्या है। बायोलॉजी का यह जो पोर्शन है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने होते हैं उसी पर आधारित हमारा यह टॉपिक है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते चलें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा संबंधी जो भी तैयारी रहेगी उसमें हेल्पफुल रहेगा। आपको इसमें कैसा लग रहा है हमारा वीडियो और हमारी दी जा रही हमारी जानकारी अच्छा लगे तो उस पर आप निश्चित कमेंट्स दें। कोई कमी लगे तो वह कमेंट्स दें, जिससे कि आगे आने वाली जो आपकी तैयारी होगी उसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से तैयारी कराई जाए। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें तथा अच्छा लगने के बाद शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि इसका आप अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। तो समस्थैतिकता क्या है या होम्योस्टेटिस क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जीवों में वातावरण में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होकर स्वयं के शरीर की कायार्किक या एवं उपापचय में आवश्यक परिवर्तन करके वातावरण के अनुकूल ढल जाने की प्रवृत्ति समस्थैतिक अर्थात होम्योस्टेसिस कहलाती है। अब यहाँ दो बार शब्द निकल करके आई है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक है कारिकी और दूसरा है उपापचय। इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी खोज क्लॉडी बर्नार्ड ने 1865 में की थी। अतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को वाल्टर बी कैनन ने समस्थापन और समस्थैतिकी अर्थात होम्योस्टेसिस के संज्ञा प्रदान की। अब यहाँ देखिए, समस्थैतिकी कहने का मतलब यह हुआ, ऊपर की बातों को जो हमने पढ़ा है, वातावरण और पर्यावरण के अनुसार जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपने शारीरिक स्थिति को ऐसा बना करके रखें जिससे कि हम उस वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढाल सकें, अनुकूलन कर सकें। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम समस्थैतिकता या होम्योस्टेटिस कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप होम्योस्टेटिस समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी न समझ में आए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपकी क्या समस्या है। दूसरा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं, जीव विज्ञान की विशेष शाखाओं के जनक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आप निश्चित रूप से अपनी परीक्षा के लिए इसको तैयार कर लें, रट लें। यदि आप साइंस के बायो के स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर किसी भी तरीके के बायोलॉजी से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई पेपर है, GK GS पर भी आधारित यदि प्रॉब्लम आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप निश्चित रूप से ध्यान दे करके देख लीजिएगा। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान की शाखा एवं उसके जनक, पहला है जीव विज्ञान। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, इसके जनक कौन हैं? तो यह भी अरस्तु हैं। बायोलॉजी के भी अरस्तु हैं, जूलॉजी के भी अरस्तु हैं। बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के जो हैं थियोफ्रेस्टस के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के जो हैं ल्यूवेनहॉक इसके जनक माने जाते हैं। उसके बाद है जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी के लुई पास्चर के द्वारा यह खोज की गई थी जीवाणु विज्ञान, इसीलिए इनके नाम पर ही यह लुई पास्चर नाम दिया गया है। प्रतिरक्षा विज्ञान अर्थात इम्यूनोलॉजी, जिसे एडवर्ड जेनर के नाम से जाना जाता है, यह है इसके जनक। दूसरा है कि ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रुधिर परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी को हम लोग रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल का खोज किया था, इसीलिए इसे कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद है उत्परिवर्तित अर्थात म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया गया था उसके जनक ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। उसके बाद है कवक विज्ञान अर्थात माइकोलॉजी अर्थात एंटन डी बेरी के नाम से जाना जाता है, जो इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, इसके जनक
जूलियस सैक्स के नाम से जाना जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, जिसे हम मॉडर्न बोटानी कहते हैं, कैरोलस नीलियस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप, अर्थात कार्ल लैंडस्टीनर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार है कि वर्गीय तथा वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसके जनक है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के नाम से जाना जाता है, ये इसके जनक हैं। नेक्स्ट है अंतःस्राव विज्ञान, एंडोक्राइनोलॉजी, जिसके जनक थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है आनुवंशिकी, जेनेटिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी अर्थात मॉडर्न जेनेटिक के जो जनक हैं टी.एच. मॉर्गन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुराण वनस्पति विज्ञान अर्थात इंडियन पैलियोबोटैनी, जिसे कि बिरबल साहनी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। उसके बाद है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जिसे हम पॉल वर्ग कहते हैं, वो इसके जनक हैं। दूसरे हैं कि शैवाल विज्ञान अर्थात फिकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे हैं इसके जनक। नेक्स्ट है भारतीय शैवाल विज्ञान, M.O.P. अयंगर, ये इसके जनक हैं। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी अर्थात इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा इसके जनक हैं। औषधि विज्ञान अर्थात फार्मास्यूटिकल साइंस के हिप्पोक्रेस्ट इसके जनक हैं। नेक्स्ट है जीवाश्मिक पेडोलॉजी, उसके लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्मिकी अर्थात जो जीवाश्मिकी है, जिससे कि हम पैलियोनेटोलॉजी, इसके जनक लियोनार्डो दा विंची जाने जाते हैं। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम से जाने जाते हैं। जिन चिकित्सा एंडरसन इसके जनक माने जाते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब जो क्षेत्र है जिसमें कि हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, किस क्षेत्र में किस विषय का अध्ययन किया जाता है, यह विषय है अध्ययन का क्षेत्र, विषय और उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी इसमें टॉपिक है जिससे हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है जिसे हम लोग कहते हैं जैसे कि एंथोलॉजी में हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक बोटनी, इसमें आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है फ्लोरिकल्चर अर्थात सजावटी फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जिसमें आनुवंशिकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हेरिडिटी, इसमें पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, इसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसमें पादपों की आकारिकीय संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पैलियोबोटनी, जिसमें पादप वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है फाइकोलॉजी, जिसमें हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। फार्माकोलॉजी, जिसमें कि औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिसमें BMS हो गए आयुर्वेदिक दवा की, इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिसे हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं जिसमें हम फिजियोलॉजी कहते हैं, जिसमें विभिन्न पादप जैविक कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है वायरोलॉजी में हम लोग विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें खास करके हम लोग कृषि में कार्य आने वाले फसलों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है हॉर्टिकल्चर में फल सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है टिश्यू कल्चर में कृत्रिम विधि से उत्तकों का संवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं और सबका नाम के अनुसार किन किन विषयों का किन किन टॉपिक पर हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो शरीर एवं विविध अंगों की रचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना।
उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव जाति की सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजी, जिसमें जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों की विविध संबंधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें हम लोग अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एम्ब्रायोलॉजी, जिसमें भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एक्जाइमोलॉजी, जिसमें उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिकी लक्षण एवं इनकी वंशगति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी, जिसमें रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी, जिसमें उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मैमेलोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट होता है न्यूरोलॉजी, जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ओडोंटोलॉजी, जिसमें दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ऑर्निथियोलॉजी, जिसमें पक्षियों की अध्ययन किए जाते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी, जिसमें रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में जनरली हम लोग अपने जांच घर में जहाँ पर कि खून, पैखाना, पेशाब, रक्त, खखार, मलमूत्र इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर जहाँ हमें भेजते हैं उस जगह को पैथोलॉजी कहा जाता है। एमएलटी के अध्ययन भी इसमें किया जाता है, इसलिए इसको पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी, जिसमें जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है टैक्सोनॉमी, जिसमें जीव जातियों की नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग तरह के जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जिसमें हम बीमारियों के बारे में तथा उस क्षेत्र से आने वाले बीमारी या फिर उस क्षेत्र में होने वाले शोध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन कौन से नाम से किस किस क्षेत्र का शोध किया जाता है। साथ ही साथ उस विज्ञान की उस शाखा के जनक कौन हैं, इन सभी चीज़ों को हमने ऊपर में स्टडी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऊपर जो जानकारी दी गई है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आप इसको निश्चित रूप से फॉलो करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी तैयारी संबंधी मुख्य बातों में आपकी सहायक होगा, इसलिए मैं कुछ प्रश्न लेकर के भी आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप इसको निश्चित रूप से देखें, हर परीक्षा, हर कॉम्पिटिशन तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था? तो आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला है अरस्तु ने, दूसरा है लेमार्क तथा ट्रिवीरेनस ने, तीसरा है पुरकिंजे ने और चौथा है वॉन मॉल ने। तो इसका सही उत्तर होगा लेमार्क तथा ट्रिवेनरस ने किया था। दूसरा प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अरस्तु, नंबर बी है ओसवाल्ड टिप्पो, तीसरा है कैरोलस लिनियस और चौथा है थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही उत्तर होगा डी, थियोफ्रेस्टस। नंबर 3 क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? नंबर 1 ऑप्शन में है डार्विन, बी में है लेमार्क, सी में है अरस्तु, 3 में है परकिंजे। तो जीव विज्ञान के जनक के जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है, वह है अरस्तु। नंबर 4 में है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो नंबर ए ऑप्शन है हिपोक्रेटस, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है मेंडल, चौथा है डार्विन। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक को हम लोग किसे जानते हैं? तो हिपोक्रेटस को जानते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। 5वां प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो नंबर ए है न्यूटन, दूसरा है आइंस्टाइन, नंबर 3 में है चार्ल्स डार्विन और नंबर 4 में है कि लेमार्क। तो जैव विकास की सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने समझाया। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? 4 ऑप्शन है। पहला में कहता है कि चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन, नंबर बी है कि चार्ल्स डिकेंस, नंबर सी में है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और नंबर डी में है आइजैक न्यूटन। तो वैज्ञानिकों के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित करने वाला पहला जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन। 7वां है कि प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने
किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला पुस्तक है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बी है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, नंबर 3 में है द लाइफ ऑन अर्थ, और नंबर 4 है द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो इस 4 का सही उत्तर होता है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है जो यहाँ आप देख रहे हैं 8वां है योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ योग्यतम से अभिप्राय यह है कि सुटेबिलिटी अर्थात यदि आप पर्यावरण के अनुरूप हैं तो आप एडजस्ट करेंगे, नहीं हैं तो आपका अंत हो जाएगा। तो इसे कहा गया है योग्यता, सुटेबिलिटी अर्थात पर्यावरण के अनुसार। योग्यता की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नंबर 1 लैमार्क ने, नंबर बी डार्विन ने, नंबर 3 ह्यूगो डी व्रिज ने, और नंबर 4 पाश्चर ने। तो इसका सही उत्तर होगा डार्विन ने योग्यता की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नंबर 9 एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष के जीवन, बी में है कि पशुओं का जीवन, सी में है पौधों का जीवन, और डी में है पृथ्वी पर मानव जीवन। तो ए में है कि बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। 10वां प्रश्न है कि जीवधारियों का वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? नंबर 1 सर्पेटोलॉजी, नंबर बी है वायरोलॉजी, नंबर 3 है टैक्सोनॉमी, नंबर 4 में है फिजियोलॉजी। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अर्थात यहाँ जो मैच दिया गया है किसके सामने कौन सा सही है? अर्थात नंबर ए फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं, और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो नंबर सी सही नहीं है, सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं, यह गलत है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? नंबर ए पक्षियों का, नंबर बी जानवरों का, नंबर सी कवच युक्त जीवों का, और नंबर 4 कीटों का। तो पक्षी विज्ञान में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। नंबर 3 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान से किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? नंबर 1 माता पिता, नंबर बी बलात्कारी, नंबर सी चोर के लिए, नंबर डी उपयुक्त सभी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो है कि ऊपर तीनों अर्थात माता पिता, बलात्कारी तथा चोर सभी के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? नंबर 1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, नंबर बी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नंबर सी ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, नंबर डी कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। यह प्रकृति की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 15 कहता है डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन क्यों है? तो पहला ऑप्शन है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। नंबर बी गर्दन लंबी से उसे कोई लाभ नहीं है और मात्र एक संजोग है। नंबर सी है उसे आहार प्राप्त करने के लिए लाभ देती है जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीव जीवित रहते हैं। नंबर डी है कि अफ्रीकी सवाना के विशेष मौसम का परिणाम है। इसका सही उत्तर होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पौधों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण उसकी गर्दन लंबी है। 16वां प्रश्न कहता है कि डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? नंबर ए ऑप्शन है मछलियों के लिए, नंबर बी है छिपकलियों के लिए, नंबर सी है पक्षियों के लिए, और नंबर डी है उभयचरों के लिए। तो डार्विन फिंचेज का प्रयोग जो है वह किया गया था पक्षियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और आखिरी प्रश्न है ह्यूगो डी व्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? नंबर 1 जातीय उद्भव के सिद्धांत, नंबर बी विनिमय के लिए का सिद्धांत, नंबर सी है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, और नंबर डी है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो ह्यूगो डी व्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत।
इस प्रकार आज हम लोग सजीव जगत से संबंधित जो मुख्य बातें थी उस पर हमारा आज का यह चैप्टर समाप्त होता है। कल हम एक नए चैप्टर के साथ बायोलॉजी का आपके साथ शेयर करेंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप निश्चित अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कितना उपयोगी हुआ आपकी परीक्षा के लिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपनी भावनाओं को लिखो कि हमारी द्वारा दी जाने वाली यह जानकारी आपको कितना उपयोगी लग रही है, जिससे मैं इस तरीके के और भी वीडियो आपके लिए लेकर के उपस्थित हो सकूंगा। और साथ ही साथ आपकी परीक्षा संबंधित जो भी विज्ञान, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें विशेष करके बिहार एसएससी सक्षमता परीक्षा या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की हो, उसे आप इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा जो यह प्रयास है आपको अच्छा लगेगा। मैं पुनः आपके साथ एक नए टॉपिक पर, बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ आपके साथ अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमारी शुभकामना है। स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने उज्जवल भविष्य के प्रति सजग रहें। धन्यवाद।